सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. इट इज़ एन इंटीजर क्वेश्चन. क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट वगैरह का कैलकुलेशन है, बाकी ऐसा कोई बहुत टफ नहीं, बट अगेन अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स योर फुल अटेंशन. आप अगर इस सवाल को कर रहे हैं और पैरेलली थॉट कुछ और का चल रहा है तो गया. ठीक. सो यू हैव टू बी फुल्ली अटेंटिव टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल 1 ऑक्टेन. ये अपन ने स्ट्रक्चर बना रखा है 4 मिथाइल 1 ऑक्टेन. इसको इन्होंने नाम दिया है आई थिंक पी. हम भी इसका नाम यहाँ दे देते हैं कि ये है हमारा पी. और ये कितना लिया गया है? 2.52 ग्राम्स लिया गया है. 2.52 ग्राम्स लिया गया है. हम मॉलिक्यूलर वेट अगर 4 मिथाइल 1 ऑक्टेन का कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ 126 ग्राम्स. और 2.52 ग्राम्स जो है इट इज़ कमिंग टू 0.02 मोल्स. मतलब 4 मिथाइल 1 ऑक्टेन इज टेकन एज 0.02 मोल्स टू स्टार्ट द रिएक्शन. ओके. अब इसकी रिएक्शन कराई गई है विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बेंजोइल पेरोक्साइड. ये बेंजोइल पेरोक्साइड दे दिया है. बेंजोइल पेरोक्साइड देने का क्या पर्पस है कि ये खराश इफेक्ट का यहाँ जिक्र आ गया है. दे आर यूजिंग खराश इफेक्ट, या आप उसे बोल सकते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट. इसका यूज किया गया है ना. और इसने तो दोनों ही प्रोडक्ट्स लिए. इसने कहा गिव्स आइसोमेरिक ब्रोमाइड इन 9:1 रेशियो. नाउ हियर यू शुड नो कि कौन सा वाला इज द 9 पार्ट एंड कौन सा वाला इज 1, बिकॉज इट इज अ पेरोक्साइड इफेक्ट है. तो ये HBr का एडिशन, लेकिन एक प्रोडक्ट इसका बनेगा मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये देखिए. और एक ये बना है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. एक में पोजीशन 1 पर आपको ब्रोमीन नजर आ रहा है, एक में 2 पर नजर आ रहा है. तो जिसमें 1 पर नजर आ रहा है ये मेजर बनेगा क्योंकि ये पेरोक्साइड इफेक्ट है. सो अगर पूरा 0.02 मोल्स था, ओके, तो उसका इसमें अर्थ ये है कि 90% विल गो टू खराश एंड 10% विल गो टू मार्कोनिकॉफ कार्बोकेटायनिक रिएक्शन. आइए पहले आगे यील्ड वगैरह देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं. विद अ कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%. लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं, सिर्फ 50% ही ए रिएक्शन होने वाली हैं. मतलब 0.02 मोल्स से इसमें से भी कितने मोल्स रिएक्ट करने वाले हैं? सिर्फ 0.01. राइट. 0.01 रिएक्ट करते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है 9 एंड 1 का. तो 90% ऑफ 0.01 मतलब ये 0.009 मोल्स गए खराश इफेक्ट में, और ये मार्कोनिक ऑफ 0.001 मोल्स. इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इट विल कम टू 0.01 मोल्स, क्योंकि यील्ड इज ओनली 50%. ठीक. ऑफ दीज द एंटायर अमाउंट ऑफ द प्राइमरी अल्काइल, कौन सा? ये खराश इफेक्ट वाला प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड was reacted with appropriate amount of diethylamine. हमने इसकी रिएक्शन कराई है ये डाइथाइलामीन से 82NH से. क्या होगा? सिर्फ ये ऑलरेडी 2 डिग्री अमीन तो है ही. इट विल रिएक्ट 1 मोर टाइम एंड विल बिकम 3 डिग्री, है ना. और कितनी दूर रिएक्शन लेनी है? पेपर 2, खैर पेपर 1 भी, लेकिन पेपर 2 में जहाँ थोड़ा भी कंफ्यूजन आ सकता है उसको इन्होंने लैंग्वेज से इतने अच्छे से ख़त्म किया है कि देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर आंसर. लाइक यहाँ पर मैं बात करूँ, ऑफ दिस एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड was reacted with an appropriate amount of diethylamine followed by treatment with aqueous K2CO3 to give a non-ionic product. अगर आप क्वाटरनरी बना लेते कि भाई कहाँ दिया था कि हमें यहीं पर रुकना है या वहाँ पर रुकना है, तो वो होता आयनिक प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें अमोनियम ब्रोमाइड बनता, सॉल्ट बनता, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता. उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म ही कर दिया कि अगर आप इस लैंग्वेज के बाद भी ले रहे हैं तो यू डेफिनेटली डोंट डिजर्व टू गेट दैट मार्क्स. तो नॉन आयोनिक प्रोडक्ट एस, और वो भी कैसा? 100% यील्ड में. तो ये नॉन आयनिक मतलब आपको सिर्फ 3 डिग्री अमीन तक ही जाना है. इस 3 डिग्री अमीन का मॉलिक्यूलर मास आता है 199. ओके. कितना आ रहा है इसका सॉल्व करने पर मॉलिक्यूलर मास? 199. और हमें तो उसका सिर्फ 0.009 मोल्स ही चाहिए. सो इट इज 1.79 ग्राम्स. ओके. दिस इज अवर एस एंड एस इज 1.79 grams. But you have to be careful because the mass जो उन्होंने पूछा, it is not 1.79 to be
गिवन एज आंसर, वो तो पूछा है मिलीग्राम में, इसलिए हम वापस नीचे आते हैं. क्या लिखा है अपन ने? मास ऑफ S obtained is 1.791 grams, but milligrams में it is 1791. 1.791 की जगह है 1791. एंड सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर जो आपको टिक करके आना था वो था 1791. Okay, answer for question number 13 is 1791. Let's move to the next question. Section 4. So this section contains 2 paragraphs. In each paragraph there are 2 questions, numerical value, जहाँ पे आपको 2 decimal place तक answer truncate या round off करके. So again this is not a new question, and there is no negative marking in this. So let us go through this question. This is a question based on entropy. Thermodynamics से question आया है. The entropy versus temperature plot for phase alpha and beta at 1 bar pressure is given. So entropy at temperature T and entropy at 0 are entropies of phase at temperature T and 0 Kelvin respectively. The transition temperature for alpha to beta phase change is 600 Kelvin, and Cp of beta minus Cp of alpha is equal to 1 joule per Kelvin per mole. Assuming that this Cp beta minus Cp alpha is independent of temperature in the range of 200 to 700 Kelvin. Cp alpha and Cp beta are heat capacity of alpha and beta respectively. So the first question is the value of entropy change S beta minus S alpha in joule per Kelvin per mole at 300 Kelvin is. ln 2 की वैल्यू हमें 0.69 लेना है, और given that entropy beta minus entropy alpha is equal to 0 at 0 Kelvin. So basically this is a question based on Kirchhoff's law, क्योंकि हमें टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे इंफॉर्मेशन दे रखी है. व्हेन द टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये फेस ट्रांजिशन की बात हो रही है. वी आर सेइंग दैट अल्फा इज कन्वर्टेड इनटू बीटा. किसी सब्सटेंस का अल्फा फेस जो है वो बीटा फेस में कन्वर्ट हो रहा है. And when this process is taking place at 600 Kelvin, from the graph I can calculate that what is the entropy change of this process, right? Entropy change means entropy of beta minus entropy of alpha at 600 Kelvin, जिसकी वैल्यू आप y axis पे देखो यहाँ मेंशन है, that is equal to 1 joule per Kelvin per mole. So the entropy change at 600 Kelvin is given. फिर इसके बाद दे रखा है कि what is the delta Cp of this process, this phase transition. They have given that Cp of beta, Cp of product minus Cp of reactant alpha. तो ये वैल्यू भी दे रखी है. This value is equal to 1 joule per Kelvin per mole. And they are asking that what is the entropy change at 300 Kelvin. Right, so the variation of entropy with temperature. So this is related to Kirchhoff's law. Kirchhoff's law हम लिख सकते हैं यहाँ से कि Kirchhoff's law है entropy change के लिए डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 is equal to डेल्टा Cp reaction T2 minus T1. Sorry, it is ln T2 upon ln T1 if we are writing for entropy change. अगर हमें यहाँ डेल्टा H लिखना होता तो T2 minus T1. Here it is ln T2 upon T1. जिन लोगों को ये डायरेक्ट पता नहीं है, they can also apply the concept. You can derive the formula here only. कैसे हम इसको derive कर सकते हैं? We can write that d of delta S of the process, right? So d delta S is equal to d of delta H of the process divided by temperature, because temperature is constant here. So इससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि हाउ द इंट्रॉपी ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का जो इंट्रॉपी चेंज है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा. हमें पता है ये फॉर्मूला ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी. प्रेशर कांस्टेंट है तो डी क्यू पी इज डी एच.
सो ds इज इक्वल टू dh अपॉन टी। यहाँ पे क्योंकि ये प्रोसेस है, अगर एक प्योर सब्सटेंस होता तो यहाँ ds ही लिखते हैं। सिंस इट इज अ प्रोसेस, सो इन प्लेस ऑफ s इट इज डेल्टा s एंड इन प्लेस ऑफ h इट इज डेल्टा h, राइट। तो ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया। आप यहाँ लिख सकते हो कि डेल्टा h की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा h इज इक्वल टू एन सी पी डी टी अपॉन टी, राइट। दिस इज इक्वल टू d of delta s. So n here is 1, Cp we can take outside because Cp is independent of temperatures. So यहाँ पे जो ये delta H है that can be written as here this delta H, d of delta H जो हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि this I can write this is equal to, क्योंकि अगर ये एक सब्सटेंस होता तो एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि ये प्रोसेस है। सो हियर आई शुड राइट दैट दिस इज डेल्टा सी पी ऑफ द प्रोसेस इनटू दिस वैल्यू इनटू टी। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस वैल्यू आई कैन राइट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा सी पी डी टी अपॉन टी, डेल्टा सी पी डी टी अपॉन टी। सो फ्रॉम हियर अगेन यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला, ये आप डिराइव भी कर सकते हो। अगर आपको पता है देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस ऑन एप्लीकेशन। आई कैन राइट दैट मैं T2 को 600 मान रहा हूं और T1 को, द टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 600 एंड T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू 300. सो बाय यूजिंग क्रिचॉफ्स लॉ आई कैन डायरेक्टली अप्लाई हियर। डेल्टा S2 का मतलब हो गया एट टेम्परेचर 600 केल्विन, डेल्टा S2 की वैल्यू पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। डेल्टा S2 की वैल्यू है 600 केल्विन पे 1 जूल पर केल्विन पर मोल। आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज डेल्टा S एट 300 केल्विन फॉर दिस प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा Cp। डेल्टा Cp इज इक्वल टू 1 T2 माइनस T1, 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 300. सो फ्रॉम हियर इफ आई सिंप्लीफाई, delta S2 minus delta S1 is equal to delta Cp ln T2 upon T1. So ln T2 upon T1 means 600 divided by 300, that is equal to ln 2. Ln 2 they have mentioned. So from here I can write that delta S at 300 Kelvin is equal to 1 minus 0.69, which is equal to 0.31 joule per Kelvin per mole. That will be the answer for this question number 14. So entropy change at 300 Kelvin we have calculated. फेस ट्रांजिशन से क्वेश्चन है, क्रिचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है। तो जिन लोगों को क्रिचॉफ्स लॉ पता है कि हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, दे कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैन डिराइव एंड देन यू कैन सॉल्व इट. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज 0.31. अच्छा क्वेश्चन है कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने क्रिचॉफ्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है. जिन्होंने की है उनके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Question number 15, based on the same paragraph, the value of enthalpy change H beta minus H alpha in joule per mole at 300 Kelvin. So they have mentioned here that the pressure is constant and at 600 Kelvin entropy change value is given. So at a fixed temperature, when temperature is constant, if I am writing that what is delta G, because we are talking about some process, right? The process is phase transition. So alpha is converted into, from alpha phase we are going into beta phase. When pressure and temperature is constant, when pressure is equal to 1 bar and temperature is equal to 600 Kelvin. So at constant temperature and pressure, if there is an equilibrium between alpha and beta phase, we can write that delta G is equal to 0, and from there we can write that delta H minus T delta S, because we are using delta G is equal to delta H minus T delta S. So entropy change here can be written as enthalpy change during the process divided by the temperature. So using this at 600 Kelvin, I can calculate that what is the enthalpy change at 600 Kelvin. Enthalpy change at 600 Kelvin, entropy change at 600 Kelvin into temperature 600 Kelvin.
entropy change at 600 Kelvin is 1. So from here we are writing that enthalpy change at 600 Kelvin is equal to 600 joule per mole. Now again we can apply Kirchhoff's law in order to calculate what is the enthalpy change at 300. So delta H2, that is enthalpy change at 600 Kelvin minus enthalpy change at 300 Kelvin is equal to delta Cp of the reaction T2 minus T1. So from here if I put the value, I can write that enthalpy change is 600 joule per mole. I have to calculate what is enthalpy change at 300 Kelvin. Delta Cp of the reaction is 1. T2 minus T1 means 600 minus 300 is equal to 300. So on simplifying this, I can write that the enthalpy change at 300 Kelvin is equal to 300 joule per mole. So the answer for question number 15 is equal to 300. जेई में एडवांस में पहले एक बार सवाल पूछा गया है अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन नोट दिस. हम किसी प्योर सब्सटेंस के लिए वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी लिखते हैं dg इज इक्वल टू vdp माइनस एस dt. सो ऑलरेडी जेई एडवांस में फेज ट्रांजिशन के बारे में पूछा गया है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन आई कैन राइट दैट dg is equal to v into dp. दिस इज फॉर प्योर सब्सटेंस. अगर हम फेज ट्रांजिशन की बात करें, जैसे जेई का क्वेश्चन था कि कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म शुड बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन इन डायमंड फॉर्म एट व्हाट प्रेशर, तो यहाँ पे हम लिखते थे कि डेल्टा जी ऑफ दिस प्रोसेस, डी ऑफ डेल्टा जी ऑफ द प्रोसेस. यहाँ जी की जगह डेल्टा जी, यहाँ पे वी की जगह डेल्टा वी ऑफ द प्रोसेस इनटू डीपी. सो ऑलरेडी वी हैव सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेई एडवांस में पहले आ चुका है. अभी ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप देखो तो यहाँ पे इट इज रिलेटेड टू वेरिएशन. इससे और सवाल भी बन सकते हैं. वी कैन फ्रेम अदर क्वेश्चंस आल्सो कि डेल्टा डी ऑफ डेल्टा जी, बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट, सो आई कैन राइट दैट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0, दिस टर्म विल बी 0. सो डेल्टा जी इज माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा एस इंटू डी टी. राइट, सो दे कैन आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि अगर 600 केल्विन पे इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी 0 होगा, जैसे हमने यहाँ यूज किया है कि एट 600 देयर इज एन इक्विलिब्रियम. तो 300 पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा. देयर वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द डेल्टा जी ऑफ द प्रोसेस. डेल्टा एस ऑफ द प्रोसेस वी हैव कैलकुलेटेड, राइट, दैट व्हाट इज द डेल्टा एस ऑफ द प्रोसेस. And on changing temperature, this value of delta S I can put by using this equation. Delta S is equal to delta Cp reaction ln T2 upon T1, right? So based on that ये पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पे गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, राइट. दे कैन आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिगार्डिंग दिस. तो अभी variation of Gibbs free energy with respect to pressure we have learned. Here we can learn that what is the variation of Gibbs free energy with respect to temperature, right. जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें यहाँ assume करना पड़ेगा that entropy is not changing, right. इस क्वेश्चन में entropy is changing with temperature, but if they will say that entropy is not changing with temperature, then they can ask a question that what is the change in Gibbs free energy with respect to temperature when the entropy change of the system in that temperature range is equal to constant, right. So that is also possible. So if I compare paper 2 and paper 1, paper 1 is relatively difficult. वहाँ पे physical और inorganic में ऐसे सवाल थे जो बच्चों से solve नहीं होते. But paper 2 is relatively easy. All the questions is from NCERT within the JEE syllabus, राइट. एंड कुछ बच्चों को जिन्होंने किर्चॉफ्स लॉ नहीं पढ़ा है उनको क्वेश्चन नंबर 14 या 15 में प्रॉब्लम आ सकती है. अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी. सो अब हम आ गए हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस पर. 2 क्वेश्चंस हमें हैं अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ 2. पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा है तो आई हैव टू मूव आउट ऑन द नेक्स्ट पेज. अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड, पहले तो ये नाम का ही एनालिसिस सही होना चाहिए.
है ना, अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन, ये नाम देखिए आप, ठीक है, इट इज, ये है ये बेंजीन और उस पे 135 पे 4 नाइट्रोफिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. दिस इज व्हाट द स्टार्टिंग मटेरियल अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड इज. ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ टिन एंड HCl, है ना, कंप्लीट रिडक्शन मतलब हमारे पास 3 नाइट्रो हैं, तीनों के तीनों नाइट्रो विल बी रिड्यूस्ड, और जब भी टिन HCl से रिडक्शन होता है तो NO2 का रिडक्शन टू NH2 कराना है हमें, यह अर्थ है इसका. ठीक, gives a major product which on treatment with NNO2 plus HCl at 0 degree centigrade provides P. और NH2 पर अगर NNO2 HCl, क्योंकि रिंग अटैच्ड है तो मैं सीधे बात करूंगी कि ये डाइजोनियम बनवाने का सवाल है. ठीक, P upon treatment with excess of water at room temperature gives Q. Domination of Q in aqueous medium furnishes R. The compound P upon treatment with excess of phenol under basic condition give S. Okay, the molar mass differences between Q and R, ये सब दिया हुआ है, शायद इसकी जरूरत पड़ती नहीं है. The number of heteroatoms present in one molecule of R is. राइट, अब यहाँ देखो ये भी क्लियरली दिया है कि हेट्रो किसको मानेंगे, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी टेकन एज हेट्रो एटम. मैंने कोई कंफ्यूजन नहीं रखे, हमें क्या चाहिए, एकदम क्लियर है कि एनीथिंग विच इज अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो हम पहले आर तक पहुंचते हैं, फिर आते हैं आंसर मार्क करने. ये हमारा इनिशियल स्टार्टिंग कंपाउंड है. जैसा कि कहा कि एक्सेस ऑफ टिन HCl में इसका रिडक्शन आप करवा लीजिए, करवा लेते हैं NH2 NH2 NH2, बाकी रिंग पर नो इफेक्ट, है ना, सिर्फ स्ट्रक्चर का खेल है. स्ट्रक्चर बड़ा भारी लिखा गया है, NNO2HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये सारी प्राइमरी एनिलीन सेंटर, अमीन सेंटर विल बिकम डाइजोनियम क्लोराइड, N2Cl N2Cl N2Cl, और ये है हमारा P. दिस इज व्हाट इज अवर P. अब ये डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप वाटर से ट्रीट कराएंगे तो क्या बनता है, फिनॉल. तो ये डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल बनाने के लिए यूज हो रही है. ठीक, और फिनॉल को ब्रोमीन इन एक्वस मीडियम, ये तो बड़ा ही, ये दोनों रिएक्शन में यहाँ अलग से लिख देती हूँ जिसको नहीं बाय चांस याद आई हो उनके लिए, कि इसकी रिएक्शन जब वाटर से कराई गई है तो आंसर फिनॉल जाएगा. ये रिएक्शन यूज है इसमें, सिर्फ स्ट्रक्चर बढ़ा चढ़ाकर यूज करा है, बाकी तो वही है. और अब इसको ब्रोमीन इन एक्वस मीडियम जब कराते हैं तो आपको याद होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल इज अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट. ये क्या है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा. ये वाइट प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन पर पैरा तो खाली ही नहीं है, राइट, पैरा पे तो ऑलरेडी ये बड़ी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. सो वी आर लेफ्ट ओनली विद द साइड्स, जहाँ पर हमारे पास अब अवेलेबिलिटी रह गई है वो तो थोड़ी ही है, राइट. और वो थोड़ी कौन सी है भाई, हम यहाँ करा सकते हैं, यहाँ करा सकते हैं, दोनों ऑर्थो हम यूज कर सकते हैं, दोनों ऑर्थो यहाँ और ऐसे ही दोनों ऑर्थो यहाँ, राइट. तो हमारे पास पैरा ब्लॉक्ड होने के कारण ये देखिए हमने ब्रोमीन बची हुई सभी OH के ऑर्थोस पर डाल दिया. ठीक, अब ये R आ गया है और मेरे ख्याल से इस R में ही हमसे पूछ रहा था हेट्रो एटम्स की काउंट, है ना, नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स. आइए गिन लेते हैं और फिर आंसर कर देते हैं कि कितना आ रहा है. 1 ऑक्सीजन 2 ब्रोमीन 3, और मेरे ख्याल से ये 3 सेट तीनों रिंग पर, तो आंसर हैज टू बी 9. आंसर इज 9. देयर आर 9 हेट्रो atoms in structure R. Let us enter the answer here also. Answer for this has to be 9. Correct? Moving to the next part of this question. Paragraph ka dusra part, that is question number 17. The total number of carbon atoms. अच्छा, carbon atom भी चाहिए. And heteroatoms present in one molecule of SS. ठीक, अब ध्यान ये देना है कि ये कार्बन पूछ रहा है, हेट्रो पूछ रहा है, हेट्रो कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन को, मतलब हमें टोटल में डू नॉट इंक्लूड हाइड्रोजन हो गया. हम जब टोटल करेंगे तो डू नॉट इंक्लूड
हाइड्रोजन इन द आंसर। यही अर्थ हो गया कि उसको नहीं लीजिए। अब सवाल है एस क्या है, एस कहाँ बना है? द कंपाउंड पी अपॉन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशंस गिव प्रोडक्ट एस। तो कौन है कंपाउंड पी? कंपाउंड पी था डाइजोनियम। ओके, और डाइजोनियम की रिएक्शन कराइए, ये है हमारा पी, इसकी रिएक्शन फिनॉल से कराई गई। हर साल आने वाला एक रिएक्शन, सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया गया है। कौन सी रिएक्शन यूज हो गई यहाँ, जरा आए बताएं अपन। कि ये है डाइजोनियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन फिनॉल पर जब कराई गई है, बेसिक मीडियम ही तो लगेगा। डाइजो कपलिंग का सवाल आ गया है। एनिलीन होता तो माइल्ड एसिडिक और फिनॉल है तो माइल्ड बेसिक। आप इस तरह से कपलिंग कराते हैं, डाइजो कपलिंग, ये डाइज बनती हैं। डाइजो डाई का सवाल हमेशा हर साल, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए, हर साल ये सवाल होता ही है, प्रेजेंटेशन चेंज होता रहता है। ठीक, सो फिनॉल इन अल्कलाइन मीडियम। सो ये बड़ा सा डाइजोनियम है, ये 3 कोनों पर डाइजोनियम है, तीनों कोनों पर आप फिनॉल अटैच कर देंगे, ये इस तरीके से। ठीक, तीनों कॉर्नर पे इस तरीके से आप अटैच कर देंगे। सो फॉर्मूला जो है इसका क्या आ रहा है, जब आप इस बड़े से चीज़ का पूरा फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो C42H30O3N6 आ रहा है ना। हमें आंसर देना था क्या, हेट्रो एटम्स और कार्बन, तो ये हो गया कार्बन, ठीक, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया नाइट्रोजन। इसका टोटल इज आंसर। हमें ये चीज़ नहीं लेनी थी, नहीं ली, 42, 3 और 6। सो टोटल करने पर आंसर आ रहा है 51। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 इज 51, करेक्ट। सो आंसर इज 51 फॉर क्वेश्चन नंबर 17। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर। सो यहाँ इसी के साथ हमारा पेपर 2 का डिस्कशन ऑफ जेईई एडवांस 2023 केमिस्ट्री ख़त्म होता है। पेपर 1 थोड़ा सा टफर साइड पर है। पेपर 1 उसकी टफनेस को जो बढ़ाया है, पेपर 2 उसको कंपेंसेट कर रहा है। दोनों मिलकर एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ टफ, मॉडरेट एंड ईजी क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेकिन the beauty of the entire paper is there is no error, there is no confusion. The instructions are very clear, like the heteroatom I mentioned, what they want, they have clearly mentioned कि भाई यही हमें आंसर चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं। जहाँ उन्हें क्वाटरनरी अमोनियम आयन नहीं बनवाना है, उन्होंने कह दिया कि वी डोंट वांट आयनिक प्रोडक्ट। इसी तरह से पेपर 1 में एक जगह उन्हें हेट्रोसाइक्लिक नहीं चाहिए, दे क्लियरली वांट कि आप इमीन्स बनाएं चारों कॉर्नर में, गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट इट इज़ नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक compound. So question definitely are very clear. There is no if and but, there are no confusions as per us. They are very nicely framed. Plus the most important thing, the pattern clearly indicates that for clearing or for passing the JEE Advanced as far as chemistry is concerned in flying colors, you don't need to go through very hi-fi books or foreign authors and this and that. You just have to be fundamentally very clear. You should go through NCERT several times, know each and every possible reactions. Name reaction भी आपको वही चाहिए। हाँ, यहाँ आपको ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे साथ की जो आपको NCERT की गहराई को समझा दे, है ना। मतलब हमें ये नहीं करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड है तो आपको अल्डोल रिएक्शन NCERT ने कही है, अब आप अल्डोल की सारी दुनिया की रिएक्शन कर लीजिए, ऊट पटांग सवाल भी कर लीजिए, मैनेज भी हो रही, ये भी हो रही, बड़े बड़े नाम ले लीजिए, राइट। नहीं, वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि NCERT ने तो अल्डोल बस आधे पेज में फिनिश कर दी है, तो आपको कोई ऐसा साथ चाहिए जो उस अल्डोल को आपको 25-30 सवालों में अच्छे से समझा दे कि ये कितने तरीके से हैंडल की जा सकती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ नीडेड। You don't have to be very scared of chemistry for IIT JEE. And similar, I think, with other exams, usually for the 12th level considered, except for the Olympiads, if I could say so, right? So before leaving the channel, I would request you all to hit the like button if you have been with us till here in our discussion of this paper. And do not forget to share
our channel with friends, family, peers, जहाँ भी आप share कर सकते हैं. It would be a very good encouragement for us who are very young in the field of this whole online world. Right? And अगर आपने खुद अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो immediately hit the subscribe button right now, and if possible do hit the bell icon to get the latest notifications of the different type of question discussions and the concept of chemistry that we discuss off and on continuously throughout the year. Right? If you need any other assistant for chemistry, we would like to share with you that go for our app Chemistry Academy. The link for the app is in the description. आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए. You will get the year long courses for those जो अब 11th ख़त्म कर चुके हैं या 12th भी ख़त्म कर चुके हैं. So 11th and 12th combined courses you will get. You will get only 11th courses also. Besides these, you will also get the chapter-wise courses for JEE Advanced 2024 and 2025 aspirants. So do download our app. आप देखें. Soon we will have certain more surprises related to these year-long courses in coming days. So download the app, be in touch, and visit our channel whenever you can. Thank you everyone. Take care. Bye-bye.